नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करके पाले व ठंड के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए गए खराब फसलों के रिकॉर्ड का मिलान करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त श्री नरेश नरवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिरदावरी महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। गिरदावरी के माध्यम से लिए गए आंकड़ों के आधार पर ही किसान से संबंध में नीति बनती है। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग प्रत्येक फसल चक्र की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट भेजता है। गिरदावरी रिपोर्ट में सही आंकड़े आए, इसके लिए ई गिरदावरी प्रणाली अपनाई गई है। उपायुक्त ने गिरदावरी का डाटा रिकॉर्ड के साथ मिलान किया और संबंधित कानूनगो पटवारी व अन्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने किसानों से बात कर उनसे भी फसल खराबे की जानकारी ली। उपायुक्त ने किसानों को फसल के नुकसान की रिपोर्ट ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डालने को कहा, जिसमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर बीआरसीएम शिक्षण संस्थानों का उन्होंने दौरा भी किया और यहाँ करीबन 15 एकड़ में लगाई गई ऑर्गेनिक खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्देशक डॉक्टर एस.के. सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नर का स्वागत भी किया। हम ये सोचे भी सरकार ये भी कर दे, ये भी कर दे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सरकार ने करनी होती हैं। जैसे आपने भी कहा कि पानी नहीं आ रहा, तो पानी आप नहीं कर सकते, वो सरकार करेगी। जलघर का निर्माण सरकार करेगी, या और जो मेजर प्रोजेक्ट है वो सरकार के दायरे की चीज़ें होती हैं। पर आप लोगों ने एक रास्ता दिखा दिया, एक आपने टनल के अंदर, गुफा के अंदर लाइट सी दिखा दी, औरों के लिए भी रास्ता दिखाया है। और मुझे विश्वास है कि जैसे अन्ना हजारे के गांव में लोग जा के देखते थे, अब आपके गांव में भी बाहर से लोग आके देखेंगे कि ये कमेटी कैसे काम कर रही है। तो पुनः आप बधाई के पात्र हो आज, क्योंकि मैंने आगे काफ़ी कई गाँव का समय दे रखा है। वहाँ जाना, मैं किसी दिन पूरे ही तरीके से आपके गांव का प्रोग्राम बना के नज़दीक सी फ्यूचर में आपके गांव में आऊँगा। और जो आपने प्रयास किया है इसको हम कई गुना बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि यही छोड़ देंगे, आपके साथ मिलजुल के जो आपने मांगे की है वो मांगों का भी कोशिश करेंगे कि सारी मांगें आपकी पूरी हों। उसके अलावा आपको तो इतना काम करके मांग देने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम आपका पूछेंगे आपसे आगे कि भाई आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलात हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि ये मॉडल गांव भी बने और हर तरीके से इस गांव का युवा जो आगे आया है, जो यूनिफॉर्म में दिख रहा है, वो आगे आए और आगे आके दूसरों के लिए प्रेरणी बने, प्रेरणादायक बने। और आपको जितना भी मदद होगी हम सरकार से दिलाएंगे। इसी संदेश के साथ आने वाले समय में फिर आपके गाँव में आएंगे, गलियों में आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और बगैर सूचना के मैं आया तो भी स्वागत कितना दिल से किया, तो उसी से पता लग जाता है कि आप लोग कितने एक डेडिकेटेड वो हैं, सोसाइटी है, यहाँ नौजवान हैं। और भी आपने मंजिलें तय करनी है। ये तो एक मंजिल आपने तय की है, और भी आप लोगों ने काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भिवानी के तिगड़ाना मोड़ के निकट निजी स्कूल में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारी 27 वर्षीय पवन के बीती रात सड़क के पास खेतों में मृत अवस्था में पड़ा होने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लेते हुए अपनी छानबीन आरंभ कर दी है। बता दें कि गांव प्रेम नगर निवासी 27 वर्षीय एक युवक का शव तिगड़ाना मोड़ पर सड़क के पास खेतों में मिला। इस मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। साथ ही साथ एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर छानबीन की गई तो शव गांव प्रेम नगर निवासी का था, जो कि एक निजी विद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। अंदेशा जताया जा रहा है कि रात को युवक की हत्या की गई। हत्यारे कौन थे, पुलिस इसका सुराग लगाने में जुटी है। वहीं थाना सदर भिवानी प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश कुमार के अनुसार मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन जारी है। इतला मिली थी वह तिगड़ाना मोड़ के पास है ना, एक नौजवान व्यक्ति की नाश पड़ी है, वो मौके पे गए हैं, उसके सिर में चोट थी और काफ़ी खून निकला हुआ था। तो प्रथम दृष्टि से तो
कतली दिखाई दे रहा है। बाकी वारसान के बयान लिख के और खबर मिल किस चीज से मारा गया? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। बाकी चोट सिर में काफ़ी हेड इंजरी थी। सर मृतक की पहचान? हाँ, मृतक की पहचान हो चुकी है। जो पवन सनोप रमेश प्रेमनगर का है और ये सिक्योरिटी गार्ड जी लिटरा स्कूल प्रेमनगर में जो है उसमें नौकरी करता है। सर को पता चला हो कि किसी कोई प्रवेश था या लड़ाई? बात का पता कर रहे हैं, वारसान से है ना, इसके बारे में पता करें भाई इसकी कहाँ किस किस के साथ दुश्मनी। जो अभी पेरेंट्स भी थोड़े सदमे में हैं तो वो सोच विचार करके बताएं। सर कोई चोट है या कोई साथ चोट है? भाई ये तो डॉक्टर ही बताएगा भाई, साथ चोट से मौत हुई है या ईंट से बलट से चोट से। सर ये स्कूल में ड्यूटी पे गया था या कुछ? ये कल दिन में ड्यूटी पे गया था 2 बजे। उसके बाद ये अपने यार दोस्त के साथ भी गया था। उसके बाद आगामी सत्र में 1 अप्रैल 2023 से भिवानी के वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हो जाएगी पढ़ाई। यह कहना है वैश्य महाविद्यालय संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता का। वहीं उन्होंने बताया कि सीबीएसई पैटर्न पर शुरू किए जा रहे इस विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा पर बल देते हुए विद्यार्थियों को अन्य देशों की भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। उपरोक्त विचार वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी के अध्यक्ष प्रसिद्ध एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से तैयार वैश्य इंटरनेशनल स्कूल का विधिवत शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 से होगा, जिसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक विद्यालय के सभी नॉर्म्स पूरे कर लिए गए हैं। विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा पर बल देने के लिए प्राथमिक तौर पर अपने क्षेत्र के उच्च गुणी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। यदि ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम सहित अन्य स्थानों से भी अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता पहले अपने ही क्षेत्र के शिक्षकों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भिवानी जैसे शहर में और अधिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु इस प्रकार के विद्यालय की सख्त ज़रूरत थी। अभिभावकों की मांग के अनुसार वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा भी विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी, ताकि विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के बल पर देश विदेश में नाम रोशन कर सकें। ये हमारे सारे पत्रकार और छायाकार बंधु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, उन सब का मैं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज आप सब लोगों से मिलने का भी मन था और कुछ बातें आपसे शेयर करने का भी मन था। शेयर करने का तो ये था, जिस तरह से पहले भी 9 तारीख की मीटिंग में आप लोगों से चर्चा हुई थी, जब माननीय बिजली मंत्री ने इस भवन का उद्घाटन करना था तो आप सब लोगों से चर्चा हुई थी। अब आप सभी लोगों के सहयोग से पूरी नगर भिवानी के जो इच्छा थी उसको पूर्ति करते हुए ये निर्णय किया गया है। अभी उस दिन जो मैंने आपसे कहा था ना कि सारी व्यवस्थाओं की जानकारी आपको अगली बैठक में देंगे, तो ये निर्णय किया गया है कि इस सत्र और इसमें शुरुआत में हम कक्षाएं एक से प्री नर्सरी से लेकर और 8वीं तक आरंभ करेंगे और बहुत जल्द ही फिर उससे आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शुरू कर देंगे। और ये तो मैंने जैसे आप सब लोगों को बता ही दिया था कि जितनी भी सरकारी औपचारिकताएं हैं, जहाँ जहाँ की भी जो औपचारिकताएं हैं, सारी पूरी करने के बाद ही इसको प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जो भिवानी नगर के जितने भी नागरिक हैं उनको एक ऐसी शिक्षा का प्लेटफॉर्म प्रदान करें कि जो लोग कोई दिल्ली जाना चाहते हैं या चंडीगढ़ जाना चाहते हैं या गुड़गांव जाना चाहते हैं या नोएडा जाना चाहते हैं, तो वो भिवानी में ही रह करके उस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसमें जहाँ तक शिक्षक वृंद का प्रश्न है, जैसे यहाँ जो भी पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनसे मैं एक ये निवेदन भी करूँगा कि उनके जो भी मार्केटिंग की टीम के कोई आदमी है तो उनको एक बार यहाँ छोड़ दें, ताकि उनसे हम एक बार चर्चा करेंगे तो इसकी जो पूरी डिटेल हम बना करके उनसे बात करेंगे। तो इसमें वर्तमान में हमने ये सोचा है कि भिवानी नगर से या आसपास के क्षेत्रों से जितने भी जो आ सकेंगे
उन्हीं अध्यापकों जो अच्छे स्तर के होंगे उनका चयन करें। और अगर हमें ये लगा कि भाई इसमें और आगे की ज़रूरत है तो और हम और आगे भी जाके, चाहे वो दिल्ली जाना पड़े, चाहे गुड़गांव जाना पड़े, चाहे फरीदाबाद जाना पड़े, चाहे नोएडा जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर अच्छा अध्यापक होगा तो उसका चयन करके हम इसको आरंभ करेंगे। और जहाँ तक इसका प्रश्न है कि इसको इंग्लिश मीडियम रखेंगे हम, ये पूर्णतः वातानुकूलित है और अच्छे जितनी भी जो यहाँ फैसिलिटीज हैं, चाहे वो लैब की है, चाहे वो फर्नीचर की है, बहुत अच्छे स्तर की सारी चीज़ों का हम यहाँ प्रदान, सभी को सुविधाएं प्रदान करेंगे। और जहाँ तक हमारे फीस स्ट्रक्चर का सवाल है, फाइनल तो अभी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ये है कि जैसे चूंकि हमारा ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट चला रहा है, तो लेकिन इतनी बड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो मिनिमम जरूरत होगी उसके अनुरूप ही रखेंगे। केवल हमारा इसमें प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं रहेगा, ये केवल हम प्रॉफिट के उद्देश्य से इसको करें। मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए जितनी भी जो जरूरत होगी उस तरह की तो फीस देखो रखनी होगी। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार बहुत ही कम रख दो ना आप, मान लो हम यूँ करें कि भी चलो किसी से चंदा मांग के चला दें, वो रख दें, तो उनको यूँ लगेगा, आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उस माहौल में यूँ लगेगा कि इनका तो स्तर ही कुछ नहीं है। मान लो आज मिसाल के तौर पर हम 1000 रुपये महीना कर दें, तो कभी ये तो सरकारी स्कूल, ये जो एडिट स्कूल चल रहे थे पहले, उनमें इतनी नहीं है। तो उनको एक बात मेरा आप लोगों से जो अनुरोध रहेगा वो ये है कि जो इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू सब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में जो ये यहाँ शिक्षा देंगे या सुविधाएं प्रदान करेंगे उसकी वैल्यू उस तरह की है। उस वैल्यू से अगर प्रोपोर्शनेट यदि हम देखेंगे तो हम उनसे उतना चार्ज नहीं करेंगे। इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो, जैसे मान लो चाहे गुड़गांव कर रहे हैं, चाहे दिल्ली कर रहे हैं, चाहे नोएडा, जो भी स्कूल कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जितने भी कर रहे हैं, उस लेवल का चार्ज हम लोगों से क्या है कि हमने एक अच्छी काउंसलर कह लो उसको, इंटरेक्शन पेरेंट्स के, एक नोएडा में एक टीचर थी और वो पेरेंट्स से इंटरेक्शन का उसका मेन काम था, उसको हमने नोएडा से बुला करके यहाँ रखा है। और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे तैयार है, बिल्कुल प्रोस्पेक्टस 1-2 दिन में जल्दी तैयार होके आ जाएगा हमारा। और जहाँ तक इंटरेक्शन का सवाल है, इतने तक हमने 3 हमारी यहाँ वो काउंसलर कह लो, रिसेप्शन पे कह लो, पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज होंगी उन सब का रिप्लाई करने के लिए 3 महिलाओं को यहाँ। मेरे से पहले हमारे प्रधान बाबू कीर्तन गुप्ता ने आप कुछ डिटेल बताई है। ये स्कूल एक भिवानी शहर का ड्रीम है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत चल रहे हैं, चाहे कोई नाम ले लो, चाहे जेडी गोयनका का नाम ले लो, चाहे डीपीएस का नाम ले लो या आर्यन का नाम ले लो। बहुत से स्कूल बहुत ज़्यादा फीस रखते हैं, लेकिन वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट का एक बेस था जो 4 साल पहले सोच थी, वो वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट की ये सोच थी कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, जो बच्चे उन प्राइवेट दुकानों में फीस ना दे सके उसके लिए एस्टेब्लिश किया गया। बहुत अच्छा स्कूल, जिस कैंपस को अगर राउंड लेंगे तो ये कैंपस भिवानी में जितने आज स्कूल है उनसे सबसे टॉप में कैंपस मिलेगा इसका, क्योंकि यहाँ सब स्मार्ट क्लासी बच्चों को टच स्क्रीन द्वारा भी बोर्ड लगाए गए हैं। जहाँ तक लैब का तो प्रश्न है, सारी लैब कंप्लीट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स। इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरी, इतनी वास्ट लाइब्रेरी किसी भी स्कूल में जाइए, और ई लाइब्रेरी है जिससे कि बच्चा अपने घर बैठ के भी पढ़ सकता है, और उसके सारा सॉफ्टवेयर हमने लिया हुआ है। बाकी अदर सॉफ्टवेयर है वो भी हमने लिए हुए थे, और आज फिर उनसे एक बार एग्रीमेंट करना होगा, नए सॉफ्टवेयर हमारे एजुकेशन के आ जाएंगे और उससे पूरी एजुकेशन है सब स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। तो जहाँ तक फीस का या किसी चीज़ का कंसर्न है, वो तो हमारे प्रधान जी ने पहले बता ही दिया कि भी हम बहुत नॉमिनल रखेंगे, और नॉमिनल का भी ये मतलब नहीं, क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट के अपने अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आजकल में हम डिसाइड कर देंगे। लेकिन हमने स्टाफ रिक्रूटमेंट का आज हम बैठ के फैसला करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ खुद मिल सकते हैं, प्रधान जी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। जो आने वाले पेरेंट्स जो आ रहे हैं, अभी पेरेंट्स ने आना शुरू कर दिया, क्योंकि आम पब्लिक में बड़ा भारी उत्साह है
क्योंकि मैं दिन रात ये देखता हूँ कि कितने टेलीफोन, कितने कॉन्टैक्ट नंबर मेरे से होते हैं कि कब इंटरनेशनल स्टार्ट हो रहा है और उनको कब कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक का उत्साह को देखते हुए जो बच्चे आएँगे, उनका हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पूरे नॉर्म हैं, आज ये जो स्कूल चल रहा है, अभी बाबू शिवरतन ने बताया कि हमने 100% हमारे नॉर्म पूरे हैं। इस बिल्डिंग के सारे नॉर्म पूरे हैं। इसका जो नक्शा था वो 100% क्लियर पास है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। और जो भी नॉर्म है, अभी 8th तक तो हरियाणा बोर्ड का ही है, लेकिन हम अप्लाई करेंगे सीबीएसई में और पैटर्न सारा का सारा सीबीएसई होगा। इतनी वो नहीं है जितना आज हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सीबीएसई चल रहा है। सीबीएसई का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आईबी का, आईसीएसई का, जेसीआईसी का और एनी बोर्ड ऑफ द स्टेट वो कहीं जितने मान्य नहीं है जितना कि सीबीएसई का है। तो इसका हमेशा ही सीबीएसई से रहेगा एजुकेशन का सिस्टम। और जहाँ तक रिक्रूटमेंट की पर्सन है, अभी से हमने इसकी प्रतिक्रिया शुरू कर चुके हैं। एक तो अभी बताया कि हमने रिक्रूट कर भी लिए हैं और बहुत जल्द विद इन 15 डेज हमने स्टाफ को रिक्रूट कर लेंगे। हर पेरेंट्स को हर सुविधा उपलब्ध होगी। जिसको कन्वेंस चाहिएगा उसके लिए हमें गाड़ियाँ कन्वेंस की प्रोविजन रखेंगे। और जो यूनिफॉर्म का या एजुकेशन का, बुक्स का, वो भी डिसाइड करना बाकी, क्यों अभी एक महीना हमारे हाथ में है। 1 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस लग जाएंगी यहाँ। फैमिली आईडी के आंकड़ों के आधार पर काटे गए बीपीएल कार्ड, पेंशन व फसल बर्बादी मुआवजे व अन्य समस्याओं को लेकर इन सब की मांग करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर, किसान इत्यादि ने सरकार के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त भिवानी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आम सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की किसान, मजदूर व गरीब विरोधी नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भाजपा सरकार ने संकट की घड़ी में केंद्रीय बजट में बढ़ोतरी की बजाय मनरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, खाद्य व कृषि सब्सिडी में भारी कटौती कर दी है, जो महंगाई और बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ाने का ही काम करेंगे। वहीं किसान पाले की वजह से बर्बाद फसलों व पिछला बकाया मुआवजा, पर्याप्त पानी की मांग को लेकर सड़कों पर आने के लिए वो लोग मजबूर हो गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीब, मजदूर, किसान व महिलाओं की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो जनता को साथ लेकर माकपा बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के आह्वान पर जो पूरे देश में आज ये अभियान चला हुआ है, जो बजट में अभी केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है उसमें जो कटौती की गई है जनता के हिस्सों की, उस कटौती को रद्द करवाने के नाम पर आज ये हमारे 2 ज्ञापन, एक राज्यपाल को और एक राष्ट्रपति महोदय का नाम हम आज देंगे। और जिसमें मुख्य तौर पर जनता की जो मांगे हैं, क्योंकि आप देखोगे खाद्य सुरक्षा में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है, मनरेगा में बड़े पैमाने पर कटौती की है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है, और रोजगार के जो देने के बारे में जो बजट प्रावधान होना चाहिए उसमें भी भारी कटौती है। इन तमाम चीज़ों को लेके आज महंगाई, बेरोजगारी से लेके इन मांगों के लिए आज ये प्रदर्शन है सीपीएम का, और जिसको लेके आज ज्ञापन देंगे। और जो हरियाणा के स्तर पर भी देखोगे, जो फैमिली आईडी के नाम पर बेमानी ऑब्जेक्शन लगा के आज बड़ी संख्या में मतलब पेंशन काट दी गई, बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए, विधवा पेंशन काट दी गई, जिसको लेकर लोगों में बड़े पैमाने पे आवास है, जिसको लेके आज का ये प्रदर्शन है सीपीएम पार्टी के आह्वान पर। और पूरे देश में ऐसा आह्वान चलाया हुआ है, क्योंकि आज देश की जो सरकार है और प्रदेश की जो सरकार है, मजदूर, किसान, कमा के खाने लोगों की नीति ना लागू करके न वो लागू आज कॉर्पोरेट घराने की नीति लागू कर रही है। और पीछे आप लोगों ने देखा भी होगा, अडानी का जो प्रकरण है उसमें साफ तौर पर सामने निकल के आ गया है कि देश की संपत्ति एक तरफ पूंजीपतियों के झोले में डाली जा रही है और आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी से और बुरी तरह से निचोड़ा जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं आज के प्रदर्शन के माध्यम से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के आह्वान पे ये सारे देश में आज प्रदर्शन है। जो हमारे वित्त मंत्री, जो देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे, अनुसूचित जाति का जो स्टाइफंड है उसको लेकर के जो कटौती की गई है उसके विरोध में आज पूरे देश में है। और हरियाणा लेवल पे भी हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकार की पीपी के अंदर जो नीतियाँ आ रही हैं उसका विरोध जनता के अंदर है। और ये जनता ही है, जब से ऑनलाइन की पत्ती शुरू हुई है, हर घर का एक सदस्य
झोला पर उठाए ऑनलाइन रोड पे ही रहता है, उनके काम नहीं हो रहे। हम एक जिला प्रशासन को आज के प्रदर्शन के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, जिन लोगों की उचित पेंशन थी, विधवा थी, वो भी पीपी के नाम से काट दी गई। जिनकी उम्र 60 साल हो गई उसको भी काटा जा रहा है। मंगलवार को भिवानी के निकटवर्ती गांव घुसकानी में शहीद कैप्टन ओपी दलाल गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल मुख्याध्यापक मुकेश सांगवान व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अध्यापक विनोद पिंकू ने बच्चों को विज्ञान के महत्व के बारे में विस्तार से बतलाया। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अध्यापक मुकेश सांगवान व विज्ञान अध्यापक अनिल शर्मा ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सक CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार भारत में 1987 में मनाया गया था। इस दिन से लगातार हर साल देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक नवाचारों को प्रोत्साहन करने के लिए इसी उद्देश्य से यह दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करने के साथ साथ जनसाधारण को विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि विज्ञान के बिना विकास की राह में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। विज्ञान से गलत धारणा और अंधविश्वासों का विनाश भी होता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में रोपित किए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी भी हमने विद्यार्थियों को ही सौंपी है, ताकि वे पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी जान पाएं। विज्ञान अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी में कार्यरत हूँ। आज हमारे विद्यालय में 28 फरवरी आज के दिन विज्ञान दिवस मनाया गया, जो कि CV रमन हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो रमन प्रभाव की खोज की थी, उसके कारण 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो हमारे विद्यालय में आज मनाया गया। इसके अलावा विद्यालय में काफ़ी संख्या में पौधे भी लगाए गए बच्चों के द्वारा। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बच्चों ने पूरे ग्राउंड में पौधे लगाए और खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हाँ जी, पौधे लगाने से आप सब ये पता है कि पर्यावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हाँ, मैं मुकेश सांगवान, DDO राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी। हमारे विद्यालय में आज विज्ञान दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विज्ञान अध्यापक समेत सभी अध्यापकों ने पौधारोपण किया और बच्चों को पर्यावरण के विषय में और उसको शुद्ध रखने के विषय में पूर्ण जानकारी दी। जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन के उत्पादन में पौधों के योगदान पर विज्ञान अध्यापक ने विस्तार से बताया और हमारे विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम जो बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रखते हैं, आसपास के वातावरण को शुद्ध रखते हैं, उसके विषय में साफ सफाई के विषय में समय समय पर जानकारी दी जाती है और अन्य सभी प्रकार के आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। इससे बच्चों का बहुत उत्सुकता भी है, उसमें बच्चे बड़े सक्रियता से भाग भी ले रहे हैं, उनका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है। और PT साहब की इस सारे आयोजनों में, पौधारोपण में, पर्यावरण शुद्धि में और बच्चों में पर्यावरण के प्रति रुचि पैदा करने में एक विशेष योगदान है। उसके लिए हम उनको विशिष्ट रूप से सम्मानित करेंगे जब भी कोई विशेष अवसर आएगा। मंगलवार को हनुमान गेट पर स्थित सुगलों की ढाणी की सैकड़ों महिलाएं BPL कार्ड व पेंशन काटे जाने व परिवार पहचान पत्र में अनेक गलतियों के मामले को लेकर उपायुक्त कार्यालय में उनसे मिलने पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त को BPL कार्ड व पेंशन इत्यादि बहाल करने की मांग की। स्थानीय सुगलों की ढाणी हनुमान गेट की अनेक महिलाएं एकत्रित होकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची और दोबारा से अपने राशन कार्ड बनाने की गुहार लगाई। उनका कहना था कि हम बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन दोबारा से उनका नाम नहीं जोड़ा रहा है, जो कि अभी काट दिया गया है। लंबे समय से परिवार पहचान पत्र में आ रही त्रुटियां दूर नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने एक बार फिर से उपायुक्त से अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा है, हनुमान गेट से हैं, सुगला की ढाणी से। राशन मिला करता वो भी काट दिया। आदमी कमाते नहीं है, बच्चे भी कमाने वाले हुए नहीं है,
और हम क्या करेंगे, अब कितने दिन हो गए चक्कर काटदा नहीं, 2 महीने हो गए। और हमने इतनी परेशानी है, 2 महीने हो गए, तीसरा महीना लग चुका है, राशन नहीं मिल रहा हमारे को, कोई हमारा कमाऊ नहीं, कोई हमारे किसी डाल की प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं किसी चीज की। हम बहुत परेशान हैं जी। एक गेहूँ मिला करता, ये भी सरकार ने बंद कर दिया। आपने बताओ हमें कैसे काम चलेगा, क्या खाएगा, ना कोई हमारे बच्चा ना काम, बच्चा घर पर बैठ गया, आदमी है हमारा नहीं गया मुँह पर, ये थारा राशन कार्ड क्या गया था वो डिपो वाला का, उसने एप्लीकेशन करवा रखी हमने, उसको 2 महीना हो गया करवाया, आज भी आओगा कल भी आओगा, साइड नहीं चल रही, साइड नहीं चल रही, शाम ने भी जाके। हम शुक्ला की ढाणी से हैं जी, हमारा हाँ की ढाणी, हमारा राशन कार्ड 2-3 महीने हो गए कट गया है, और ना तो हमें कुछ सुविधा है और ना हमारा बीपीएल कार्ड एक गेहूँ दिया करता, वो भी इन लोगों ने सरकार ने बंद कर दिया। जाते हैं तो कहते डीसी ऑफिस में जाओ, डीसी से बात करो, वो राशन कार्ड बढ़ाएंगे हैं। हम तो चलो भूखे रह जाएंगे, बच्चे को कहाँ से पालेंगे हैं, उनको कौन खिलाएगा बताओ, उनको टाइम पे दूध भी चाहिए, बिस्कुट भी, सब कुछ चाहिए है, हम तो रह जाएंगे। और आप लोग ऐसी समस्या करके हमारा राशन कार्ड और काट दिया है, कहाँ जाए हम लोग ये बताओ। एक गेहूँ देते थे, कोई बीपीएल कार्ड ना कोई और ना, बताओ हमारे। ये जो हमारी बहनें आई हैं, ये कई दिन से इनका राशन कार्ड काट दिया गया है, और जो इन कई बहनों को तो जो फैमिली आईडी है ना, उसमें 3-3, 4-4 लाख रुपए दिखा रखे हैं, जबकि इनके पास हमें देखिए इनकी आईडी 96,000 से कम भी है इनकी, उन लोगों के भी राशन कार्ड काट दिए गए। और जो इनको ये कहा गया कि आपका 3,000 से फालतू बिजली का बिल होगा तो भी आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको बीपीएल कार्ड नहीं बनेगी। अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो सरकार से न रहते गरीबों के लिए, जो दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है, 400 रुपये यूनिट फ्री कर रखी है, इन गरीबों के लिए तो कर सकती है, ताकि ये बिजली का बिल भी टाइम पे भर सके, और अपनी गरीबी रेखा के हिसाब से जो इन्हें राशन मिलता था वो राशन मिलना चाहिए। आज इस बात को लेकर हम डीसी से मिलेंगे और वो क्या आश्वासन देगा। 15 मार्च से 26 मार्च तक दिल्ली में आयोजित की जाने वाली IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए महिला बॉक्सिंग टीम का चयन कर लिया गया है। मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध भिवानी के नागरिकों के लिए हर्ष का विषय यह है कि चयनित 12 खिलाड़ियों में से अकेले भिवानी से 5 महिला बॉक्सर्स का चयन किया गया है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के प्रवक्ता राजनारायण पंघाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चयनित 12 सदस्यीय टीम में 8 खिलाड़ियों का चयन अकेले हरियाणा से हुआ है, जो हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस द्विवार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता में 74 से अधिक देशों के 350 से अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे, जबकि पिछली प्रतियोगिता में 73 देशों के 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया था। भारत में तीसरी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी हो रही है। इससे पहले वर्ष 2006 में तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली और 2018 में IG स्टेडियम नई दिल्ली में यह मेजबानी की गई थी। नूपुर के बारे में मैं बताऊंगा। नूपुर कैप्टन हवा सिंह जी की पोती हैं। संजय इनके पिता, जो कि खुद स्वयं बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं, और नूपुर को जो मुक्केबाजी है धरोहर में मिली है। कैप्टन हवा सिंह जो कि अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे। भिवानी राज्य के कैप्टन हवा सिंह जी काफी आदरणीय नाम है। और मुक्केबाजी की अगर हम बात करें तो मुक्केबाजी में भिवानी मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। किस तरह से उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, और आपकी एकेडमी में कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व की बात है कि हमारे एकेडमी से नूपुर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही है 81+ में, और ये 15 से 26 तारीख को दिल्ली में हो रही है। इससे पहले भी वो नेशनल चैंपियन हुई है, उस बेस पे उनका कैंप लगा था, वहाँ से उसका सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और मैं उसका कोच भी हूँ और उसका फादर भी हूँ मैं। और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है कि उसके दादा भी एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट थे, कैप्टन हवा सिंह। मैं खुद भिवाड़ी हूँ, एशियन मेडलिस्ट हूँ। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही है। 3 पीढ़ी आज तक कहीं पे पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं किया किसी ने। अब उसका जो मुकाबला है, पहले तो मुश्किल काम है एक पिता को कोच बनना। आदमी अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है, और
बहुत ही मुश्किल है बच्चे को अपने पापा से ट्रेनिंग लेना। ये संघर्ष का काम है बहुत बड़ा ये, और लेकिन उसने मेहनत की है। उम्मीद है अभी सारा वर्ल्ड आएगा यहाँ पे खेलने के लिए, सब अच्छे कंट्री आ रहे हैं, तो हर लड़की अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करती है वो सब अच्छी होती हैं। यहाँ देखते हैं अभी ड्रा होंगे और कुछ होंगे 15 तारीख को, उसके बाद पता लगा किससे बाउट है क्या है। भारतीय बॉक्सिंग संघ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए महिला बॉक्सिंग टीम की घोषणा की है, जिसमें हमारी हरियाणा की 8 बेटियां ने जगह बनाई है। कुल 12 सदस्यीय है बॉक्सिंग टीम। ये हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और हमारी जो प्रदेश की बेटियां हैं वो प्रदेश का व देश का नाम रोशन करेंगी पदक प्राप्त करके, तो हमारी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।